नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका के अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट या अमेरिका के अमेरिकन कॉन्टिनेंट के एक और देश जो ट्रंप का कट्टर दुश्मन देश है। मतलब ट्रंप को अगर कोई देश ऐसा उनको लगता है कि इस देश को निस्तेनाबूद हो जाना चाहिए, उस देश में जेन जेड का रातों रात बड़ा आंदोलन हुआ। उनके पूरे देश में लगभग 50 शहरों में एक साथ बड़े प्रदर्शन हुए, हिंसा भी हुई, गोलियां भी चली, सब कुछ हुआ। और ये जो चल रहा है इसके पीछे भी ट्रंप की मानसिकता है। हालांकि ये जेन जेड अब नया नाम हमारे देश में, हमारे संसार में, मतलब इस दुनिया में जेन जेड एक नया नाम की प्रवृत्ति हुई है। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा नहीं होता रहा, ऐसा भी नहीं है कि भारत में इस तरह के आंदोलन ना हुए। आपको मैं याद दिलाता हूं, भारत के आंदोलनों में हमको याद होगा 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए केजरीवाल, अन्ना हजारे, ये बड़ा आंदोलन देश में किया था। सरकार, हालांकि उस समय की पोजीशन ये थी कि सरकार को पदच्युत किया जा सकता था, करने की कोशिश की गई, किया जा सकता है ये शब्द ठीक नहीं है, करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मेन अपोजिशन हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी का वो जो संख्या थी वो भारतीय जनता पार्टी की संख्या, ऐसा कहते हैं लोग, थी। हालांकि अन्ना हजारे के मूवमेंट, लेकिन वो हिंसक नहीं था। हालांकि उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में केजरीवाल निकले और केजरीवाल ने गधा कर रख दी दिल्ली में सरकार बनाकर। उसके बाद जेन जेड पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जेन जेड पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2012 के बाद, 2014 में सरकार बन गई, 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश ने बल्ले बल्ले करना शुरू कर दिया। देश ने जो ट्रांसफॉर्मिंग भारत देखा, जो परिवर्तन देखा भारत में, उसके बाद देश का जो नई जनरेशन थी वो जनरेशन काम पर लग गई। उसको लगने लगा कि जो लोग यहां से बाहर नौकरी करने जाते हैं उसकी जगह अब बाहर से हमारे यहां लोग नौकरी करने आ सकते हैं। और भारत, मोदी जी कहते भी थे कि भाई तारीफ तो तब है जब विश्व के लोग भारत की तरफ देखें और कहें कि हमें भारत में काम करना है, तब तो हमारी तारीफ है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे लोग ही विदेशों में जा रहे हैं तो अभी इसका मतलब काम करना बाकी है। और हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि भारत को विश्व की अग्रणी इकोनॉमी और अग्रणी देश, आध्यात्मिक देश के साथ साथ विश्व गुरु के पद पर बिठाया जा सके। आपको याद होगा 2019-20 में CAA NRC, वो कोई जेन जेड से कम नहीं था, वो जेन जेड ही था। वो दिल्ली से लेकर असम तक जो हिंसाएं हुई, हालांकि उस समय ज्यादातर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी तो दबा ले गई। और यह भी है कि वो मुस्लिम आंदोलन था, मुसलमान उस पर उतरे थे, हिंदू उसका नेतृत्व कर रहे थे, कांग्रेस उसका नेतृत्व कर रही थी, इसलिए कहा जा सकता है 2020 में उसका फिर प्रयास किया गया। अब की बार वो जो था ना, जो मुस्लिम फैक्टर, अगले ही साल 2019-20 में CAA-NRC हुआ और अगले ही साल उसका नया रूप भारत में आया। उसकी पटकथा पाकिस्तान ने लिखी थी, जिसको किसान आंदोलन कहा गया। किसान आंदोलन में भी युवा ट्रैक्टर पर बैठकर चल दिया, परिवर्तन करेंगे। इसके बाद अग्निपथ विरोध हुआ। अग्निपथ योजना जो भारत सरकार ने शुरू करी मिलिट्री में, उसको लेकर बिहार वगैरह में हो गया। फिर अभी नीट के चक्कर में भी भारत में ये करने का प्रयास किया गया। जनवरी 2025 में, जनवरी से लेकर जून तक का नाम वर्क प्लेस प्रोटेस्ट, जो गूगल के खिलाफ था, मेटा के खिलाफ था, सैलरी की इक्विवेलेंसी के, और दुनिया भर की बात थी। फिर एक नया प्रयोग भारत में किया गया 2025 में। सोनम वांगचुक, सितंबर नवंबर पिछले महीने की बात है, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पर्यावरण, काम तो वो पर्यावरण का करते थे, लेकिन वो एक प्रयोग भारत में करने की कोशिश की गई थी जिसको विफल कर दिया गया। तो ये जो जेन जेड है, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, इसके कई प्रयास भारत में हो चुके हैं। हालांकि 2012 में जो हुआ था वो उसका स्वरूप दूसरा था। उसके बाद के स्वरूप, चूंकि सरकार देश में इतनी स्ट्रांग बैठी हुई थी और इसके साथ साथ आम आदमी सरकार के साथ जुड़ा हुआ था, फिर भी कुछ लोगों ने उसके रूपांतरण करके, और इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं, पाकिस्तान प्रमोटेड और भारत में विधर्मियों के द्वारा किए गए ये सारे थे, जिनमें कई बार पकड़े गए, पैसे बांट कर करवाए गए, पैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करे गए, शाहीन बाग जैसे वो आंदोलन हुए और सब कुछ हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त अब ये जो भारत में हुआ, ऐसा ही ट्रंप ने 2020 में करने की कोशिश करी। अभी ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को जेल हुई इसी मामले में, जेन जेड के ही मामले में। लेकिन जेन जेड का मामला फिलीपींस,
या मैं कहूं कि आज का बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनमें सफल हो गए। छोटे छोटे देश हैं, इनमें छोटी सी जगह होती है, अगर इसमें एक यूथ 5,000 10,000 लोग भी इकट्ठा कुछ कर लेते हैं तो उनकी कमांडे भी चूंकि वहीं पर होती हैं और ये सेटल हो जाता है। मतलब वो फिर उस पर कोई काम आगे हो नहीं पाता। लेकिन हम इस समय जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैक्सिको की। आप सोचिए, मैक्सिको और यूएसए में आज से नहीं चल रही, मैक्सिको यूएसए के बीच में बहुत लंबे समय से चल रहा है। उसका कारण है कि जो राज्य मैक्सिको के हुआ करते थे, कैलिफोर्निया और नीचे के राज्य, वो कभी मैक्सिको के साथ हुआ करते थे। मैक्सिको के साथ उनकी ट्रीटियां थी, मैक्सिको के पास तीन मुख्य अधिकार हुआ करते थे और बाकी वो राज्य थे, देश कह लो। उन्होंने जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट जो जॉर्ज वाशिंगटन लाए, 13 राज्यों से मिलकर आजाद हुआ यूएसए, उसमें उन्होंने ऑफर दिए कि भाई आप आइए हमारे साथ मिल जाइए, टेरिटरी को बढ़ाइए, 3 विषय केंद्र को दे दीजिए, बाकी आप अपना संविधान चलाइए, अपनी नागरिकता चलाइए, अपना कानून चलाइए, अपना गवर्नर चलाइए, सब कुछ अपना सुप्रीम कोर्ट चलाइए, हमें कोई लेना देना नहीं। वो ऑटोनॉमस कंट्रीज का एक समूह बना। इसमें ज्यादा आकर्षण था, ज्यादा प्रोग्रेस थी, ज्यादा स्पीड तेज थी, उनका मैनेजमेंट अच्छा था। मैक्सिको से कुछ देशों ने अपने आप को डिटैच करके यूएसए के साथ जुड़ गए। मैक्सिको और यूएसए के बीच में तब से ऐसी ठनाठनी चल रही है। मैक्सिको से लगा हुआ जो यूएस का क्षेत्र है, जो राज्य है, उन राज्यों में ज्यादातर इमिग्रेंट्स रहते हैं, भारत के लोग भी ज्यादा वहीं पर रहते हैं, चाइना के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, एशियन पॉपुलेशन ज्यादा है और अफ्रीकन पॉपुलेशन ज्यादा है वो साउदर्न एरिया में। हालांकि साउदर्न एरिया ने जब यूएसए के साथ आए तो फिर वहां असंतोष पैदा हुआ। उस असंतोष के बाद फिर से मैक्सिको के उसमें, मैक्सिको ऐसा कहते हैं कि मैक्सिको के सपोर्ट से साउदर्न अमेरिका ने बार बार प्रोटेस्ट किए हैं और लगातार वो बाहर जाने का, यूएसए से बाहर जाने का आंदोलन भी करते हैं। अब इन आंदोलनों में बहुत बड़े राजनेता भी, एक समय पर ऐसा हुआ था कि जब आंदोलन बड़ा हो गया और उस समय उनके राजनेताओं ने 5-5 लाख लोगों को हत्याएं भी करवाई। 5 लाख लोग मारे गए थे जब इस प्रोटेस्ट को रोका गया। तो असंतोष तो है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार बैठे थे तो उनको लगता था कि इलीगल इमिग्रेंट का जो मामला है वो मैक्सिको से ज्यादा होता है, क्योंकि वो मैक्सिको का ही हिस्सा था, वो मैक्सिको के साथ ही था, इसलिए उनको सारे रास्ते मालूम है, सारा सिस्टम मालूम है। तो डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय यह भी घोषणा करी थी, जब वो पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, जो हार गए थे जो बाइडेन से, उस चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था ग्रेट वॉल हम बना देंगे, चाइना की तरह में इतनी बड़ी दीवार मैक्सिको में बना देंगे कि मैक्सिको का व्यक्ति इधर आ ही ना पाए। उनकी मैक्सिको से विरोध जग जाहिर है। लेकिन मैक्सिको में जो इस समय चल रहा है वो एक बड़ा कार्टेल चल रहा है, हिंसा चल रही है। अब वो हिंसा के पीछे ड्रग कार्टेल उसको कहा जाता है। ड्रग कार्टेल का मतलब, अब इसको ड्रग कार्टेल से मतलब अब मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर बताऊंगा ट्रंप का रोल क्या है और वहां क्या क्या हुआ। मैक्सिको के अंदर ये जो पूरा चल रहा है, इसमें मैक्सिको छोड़ दीजिए, संसार में कहीं भी जब पुराने शासनों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी भारतवर्ष तो लोकतंत्र हमेशा रहा, भारत विश्व गुरु रहा, भारत में लोकतंत्र छोड़ दीजिए, सरकार की भी आवश्यकता कभी नहीं हुआ करती थी। महाभारत अगर पढ़ेंगे, महाभारत में शांति पर्व में जिस समय युधिष्ठिर और उनकी वार्ता चल रही है पितामह, भीष्म पितामह की, तो भीष्म पितामह से युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान के कहने से राजनीति सीखने गए हैं। प्रशासन पर्व उसको कहा जाता है, राजनीतिक पर्व भी उसको कहते हैं, राजनीति प्रशासन सीखने गए। तब उन्होंने पूछा कि राज्य क्या, राज्य क्यों, राजा क्यों, मैं ही राजा क्यों? जब सब समान पैदा हुए हैं इस धरती पर, भगवान ने भेजा है, तो फिर मैं ही राजा क्यों, मैं शासक क्यों बनूंगा? तब उन्होंने बताया था भीष्म पितामह ने कि जब ब्रह्मा जी के पास ये समस्या आई, लोग लोभ मोह और इसमें फंसने लगे, जब तक सात्विक था तब तक ना हमें राजा की जरूरत थी ना हमें राज्य की जरूरत थी, और कहीं भी संसार में नहीं थी जब तक सात्विक चलता था, यानी कि व्यक्ति अपने पुण्य के लिए जन्म लेता था। व्यक्ति जब पृथ्वी पर जन्म, परमात्मा, जब तक हम ये मानते रहे कि परमात्मा की कृपा से पृथ्वी पर जन्म होता है और ये जन्म केवल अपने दुखों को भोगने के लिए होता है, इसमें हमें अपना प्रारब्ध काटना होता है। इस प्रारब्ध काटने में हमारी कुछ ड्यूटीज हो सकती हैं परमात्मा के विरुद्ध, परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि के विरुद्ध है।
के लिए हमारी कुछ ड्यूटियां होती हैं, उन ड्यूटियों को हम निभाते जाएं तो फिर हमें मोक्ष को प्राप्त हो सकता था। तब तक, जब तक ये कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से विराजमान रहा, तब तक कहीं भी संसार में राजाओं की जरूरत नहीं थी, क्षेत्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो अपना भोग काटने के लिए उद्देश्य से आता है। वो हिंसा नहीं करता है, वो दूसरे को प्रताड़ित नहीं करता है, कहीं लोभ मोह। फिर उन्होंने कहा कि जब लोभ मोह माया ये सब आ गए तो व्यक्ति ने मोह करना शुरू किया। जब उसको लोभ हुआ तो मोह किया तो उसने चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, फिर उसने बेईमानी करनी शुरू करी। यहीं से पाप शुरू होता है। और फिर अब ये सही रहे, इसके लिए एक शक्ति की जरूरत पड़ती है जिसको पीनल लॉस कहते हैं। और पीनल लॉस कौन अप्लाई करेगा, इसके लिए हमें एक सरकार की, एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सिस्टम के मुखिया के रूप में राजा की जरूरत पड़ती है। राजा धर्म का मुख्य पालक कहा गया है। धर्म का पालन राजा के द्वारा होगा और राजा ही सब कुछ करेगा। ऐसे धर्मार्थ राजा को खोजना और उसको बिठाना, यही जनता का मेन काम है। अब राजा कितना बड़ा क्षेत्र, कितने बड़े भूभाग पर सही से काम कर सकता है, इसके लिए एक भूभाग की संरचना मानी जा सकती है, जिसको आप देश कह सकते हैं, जिसको आप बाउंड्री कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र बाउंड्रियों से नहीं बनता, देश बाउंड्रियों से बनता है। इसलिए राष्ट्रीय भावना जो वेदों के आधार पर है वो सब में एक रहती है। इसलिए भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि वो वेदों के आधार पर उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक, हिमालय से महासागर तक, हिंद महासागर तक ये क्षेत्र है। इसमें एक ही प्रकार के मानसिकता, एक ही प्रकार के सिद्धांत और एक ही प्रकार की ड्यूटियां, कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। फिर राजा की बात अगर मानेगा नहीं तो राजा को दंड विधि की आवश्यकता पड़ती है। तब हमारे यहां दंड विधान शुरू हुए। हम कह सकते हैं विश्व में पहला पीनल लॉ अगर किसी ने बनाया था तो वो मनु संहिता में मिलता है। हालांकि आज की तारीख में उसको पश्चिमी देश अपने नाम से कुछ ना कुछ ऑस्टिन और ये वो बताते रहते हैं, कैल्सन है, ऑस्टिन है। लेकिन भारत में अगर हम कहें तो कैल्सन ऑस्टिन के पैदा होने से 2500-3000 साल पहले भी मनु संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, नारद संहिता या और तरह की संहिताएं हमारे यहां रही हैं, पराशर सहित। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि राज्य की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये सब व्यवस्थित करना है। लोग अपने मूल कर्तव्य से भटककर, शिक्षा से भटककर मोह और लोभ में आ गए। अब ये मोह और लोभ में जब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सत्ताएं परिवर्तित होगी। अब कभी इसको, सिस्टम को चलाने के लिए प्रीस्ट वर्ग का मतलब राजा, राजा का एक प्रीस्ट, और प्रीस्ट छोटी सरकारें कहां बैठेंगी, छोटा सिद्धांत कहां बैठेगा, वो कहीं कहीं मंदिर में बैठेगा, मठ में बैठेगा, आश्रम में बैठेगा। और ऐसे प्रीस्ट वर्ग का शासन इनडायरेक्ट वे में कहा जा सकता है। राजा भी हमारे यहां, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो राजा भी हमारे यहां का जंगल में बैठे, अरण्यक में बैठे एक मुनि के आश्रम में जाता, उसको कोई समस्या होती तो मुनि से ही सलाह लेता। और संसार के, देश के सबसे बड़े जो वर्ग है वो भी उनसे ही सलाह लेकर अपने आप को नियंत्रित करता है। इसलिए कहा जा सकता है उस समय को प्रीस्ट वर्ग कहा गया। लेकिन यही विधि, जब यह सिस्टम उल्टा होकर भारत में इस्टेब्लिश हुआ तो इसको आप कह सकते हैं कि चाणक्य के समय पर सबसे बड़ा झंझट हुआ था, जब नए इलाके चंद्रगुप्त मौर्य ने आंदोलन करके सरकार बदली थी। पाटलिपुत्र में सरकार बदल गई थी, भारतवर्ष में सरकार बदल गई थी, मगध की सरकार बदल गई थी। इससे बड़ा झंझट कोई नहीं हुआ। तो हम तो कह सकते हैं कि 2500 साल पहले भी हमारे यहां झंझट हुआ करते थे। और इस तरह के जनरल सरकार को पदच्युत करना, जब भ्रष्टाचार सरकार करने लगे, जिसकी जिम्मेदारी, महाभारत कहता है जिसकी जिम्मेदारी है वही अगर अपराध करने लगे, वही अगर गलत करने लगे, तो फिर इस तरह के आंदोलन होते हैं। ये भारत में होते रहे हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है। गुप्त वंश को अगर ले लेंगे तो वो भी करते रहे, फिर राजपूत वंश के टाइम पर भी ऐसा होता रहा। अगर आप ऋग्वेद को उठाकर देखेंगे तो ये ऋग्वेद में भी 2 राजाओं की बात कही गई है, और उन 2 राजाओं में एक का क्षेत्र गंगा यमुना प्रदेश और एक का पांचाल प्रदेश ऐसा बताया गया है। पांचाल और गंगा यमुना प्रदेश में सरकारें परिवर्तित होती नहीं है, ऐसा ऋग्वेद में भी दिया हुआ है। वैदिक इंटरप्रिटेशन करने वाले लोगों को पढ़ेंगे तो उस समय भी सत्ता परिवर्तन ऐसे ही होती थी। लेकिन आज तो डेमोक्रेसी है। आज तो डेमोक्रेसी, सत्ता का परिवर्तन बंदूक से नहीं होता, सत्ता का परिवर्तन तलवार से नहीं होता, आंदोलन से नहीं होता। आज की तारीख में सत्ता का परिवर्तन तो वोट से होता है।
ऐसी परिस्थिति में एक और नया वर्ग पैदा हो जाता है गुंडों का। जिन राज्यों में, जैसे बिहार का आपने देखा था, लालू प्रसाद यादव के समय पर एक जंगल राज स्टैब्लिश हो गया था और वो स्वतः सरकार हुआ करते थे। बंगाल में आज भी वैसा ही चल रहा है। एक कैडर है, वो कैडर जो कम्युनिस्टों का कैडर था, उसी कैडर पर ममता बनर्जी बैठ गई और वही काम वो कर रही हैं, उसी कैडर से काम कर रही है। कैडर आज भी वही काम कर रहा है। उसमें आपने जहांगीर का और इनका उनका वो जो प्रकरण देखे थे, वो हमने जहांगीर खान और बाकी के प्रकरण हमने देखे होंगे, बंगाल में भी देखे। यही सिस्टम अगर ड्रग माफिया एस्टेब्लिश हो जाए, तमाम तरह की फिल्मों में भी दिखाते हैं और रियलिटी में भी होते हैं, और यही अगर आतंकी पैदा हो जाए तो तालिबान पैदा हो जाता है। सरकार में जिस प्रकार की मानसिकता देश में ज्यादा होगी, जिस प्रकार से लोग कन्विंस कर लें, चाहे वो इस्लाम के नाम से, चाहे हिंदुत्व के नाम से, चाहे ईसाइयत के नाम से, चाहे वो प्रोग्रेस के नाम से, या फिर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कभी रूल ऑफ चर्च हुआ करता था यूरोप में, रूल ऑफ चर्च को खत्म करने के लिए फिर उसमें नारीमन एम्पायर एस्टैब्लिश हुई थी और रूल ऑफ चर्च को खत्म करके फिर उन्होंने प्रीस्ट वर्ग को साइड कर दिया था और फिर सरकार पार्लियामेंट में घुस गई थी। वहां से डेमोक्रेसी का प्रथम सोपान कहा जाता है, भले ही वो मोनार्क डेमोक्रेसी कही जाती हो। ऐसे संसार में चलता है। लेकिन अगर किसी देश में ड्रग माफियाओं का नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाए और उसको मार्केट मिल जाए, क्योंकि ड्रग माफिया कहीं से आएंगे नहीं, उनको मार्केट चाहिए। मैक्सिको में ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रग कार्टेज जो कहा गया है, कार्टेल, ड्रग कार्टेल का मतलब है कि ड्रग माफियाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया मैक्सिको सिटी से लेकर पूरे मैक्सिको में। अच्छा, इनकी मार्केट कहां है? इनकी मार्केट अमेरिका है। ये ड्रग्स जो है अमेरिका में सप्लाई करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कहा था कि ये जो है हमारे यहां का, इसको हम आतंकी घोषित कर देंगे। मतलब अगर ये माने नहीं अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई, मैक्सिको और इधर उधर से मानी नहीं, तो फिर हम इसको आतंक घोषित कर देंगे। और आतंक घोषित करने मतलब पकड़ने के बाद सीधा या तो गोली मार दो या फिर इनको लटका दो। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक अभी डोनाल्ड 2.0 में यह बात कह चुके हैं। मैक्सिको में एक बड़ी घटना हो गई कि पिछले 6 महीने के अंदर 50 बड़े नेता, आप सोचिए, सड़क पर 50 शहरों में 50 बड़े नेता, क्योंकि मैक्सिको सिटी कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए सबसे ज्यादा नेताओं की हत्याएं मैक्सिको में हुई। और मैक्सिको सिटी में यहां तक कि मैक्सिको सिटी का मेयर मार दिया गया, मैक्सिको सिटी का मेयर के सलाहकार मार दिए गए, मैक्सिको सिटी में बाकी लोग और पुराने मेयर मार दिए गए। और इस प्रकार से मैक्सिको में स्थानीय नेता जो कि इसके विरुद्ध चुनाव लड़के आ रहे थे, ड्रग्स के विरुद्ध चुनाव लड़कर आ रहे थे, ऐसे लोगों की वहां हत्याएं हो गई। अब 50 से ज्यादा हत्याएं होना कोई सामान्य बात तो है नहीं, और वो सिर्फ जनवरी से लेकर मार्च तक की बात कर रहा हूं मैं, अभी 2025 में। अभी इधर मिलाकर अगर कहेंगे पूरे साल में 2025 की, तो ऐसे 100 लोग मारे गए। केवल 3 महीने की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो जनवरी से लेकर मार्च तक की, जिसमें 50 मारे गए और अभी तक 100 से ज्यादा नेताओं की बात कही जा चुकी। वो सारे नेता जो कि ड्रग माफियाओं के विरुद्ध काम करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं या फिर जिनको पटाया नहीं जा सकता। अब ड्रग वालों का कैसे हिसाब चलता है यह समझने की बड़ी आवश्यकता रहती है, क्योंकि ड्रग वालों को जो काम चलेगा, ड्रग कार्टेल्स शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग कार्टेल्स का मतलब ये लोग जो काम करते हैं उनकी एक थ्योरी है, आइदर बाय और किल, या तो खरीद लो या मार दो। अब खरीद लो या मार दो का मतलब यह है कि नेता जो सत्ता में आया, जो चुनाव जीत कर आया, चाहे कोई भी स्टेटमेंट, कोई विचारधारा का हो, उसको खरीद लीजिए, उसको खरीद के अपने नेटवर्क उसका इस्तेमाल करिए और उसका इस्तेमाल करके मैक्सिको में और अमेरिका के बाकी देशों में, या फिर मैं कहूं कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपने ड्रग्स को सप्लाई करिए, अपना नेटवर्क बढ़िया चलाइए। लेकिन कार्टेल्स चलाने वाले, ड्रग कार्टेल्स की बात जो नहीं मानता वो उसकी हत्या कर देते हैं, जो ईमानदारी पर रहता है वो उनकी हत्या कर देता है। ऐसे वहां से सूचनाएं। तो कुल मिलाकर 2006 से लेकर और अभी तक ऐसा कहा गया है कि 4 लाख मौतें हो चुकी हैं, 1 लाख लोग गायब हो चुके हैं जो अभी तक मिले नहीं, और 500 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं जो सीट पर बैठी। पिछले 20 साल का वहां का रिकॉर्ड बहुत खराब। जिसने विरोध किया, ऐसे 4 लाख लोग मारे गए, 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख लोग का पता नहीं लगा, आज तक मिले नहीं, और 500-700 राजनीतिक हत्याएं जो पोस्टों पर बैठे थे, जिनको पटाया नहीं जा सका, उनकी हत्याएं हुई। अब इसके 4 आयाम अलग अलग मानते हैं। पहला आर्थिक आयाम है। कार्टेल्स कोकेन, फेंटेनिल, मैथ बेचकर $500 बिलियन तक कमाते हैं।
इनमें वो, और इसका क्या करते हैं वो, इससे वो पावर परचेज करते हैं, सेना के अधिकारियों को परचेज करते हैं, पुलिस को परचेज करते हैं, नेताओं को परचेज करते हैं। इसको फेंटनिल कहते हैं, अमेरिका जो है वो उसको फेंटनिल कहता है। और राजनीतिक घुसपैठ करते हैं, इस प्रकार से पैसा जब ज्यादा आ जाता है तो राजनीति में उतरते हैं, और राजनीति में उतरकर सरकार बनाते हैं, सरकार बनाकर बढ़िया व्यापार चलाते हैं। जैसे तालिबान चलाता है ड्रग्स का व्यापार करके, वैसे मैक्सिको में भी कुछ इसी प्रकार का हो गया। क्षेत्रीय नियंत्रण लगभग उनके हाथ में आ जाता है, और पॉलिटिशियन उनके हाथ में होते हैं, फोर्स उनके हाथ में होती है, क्योंकि धन उनका मेन साधन बन जाता है, हिंसा मेन साधन बन जाता है। जो कोई भी, अब वो जैसे हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे ही कुछ हिसाब हो जाता है। तो कार्टेल्स का जो मामला है वो बड़ा खतरनाक है। अब ऐसी परिस्थिति में जब पिछले 6 महीने में 100 से ऊपर राजनीतिक हत्याएं हो गई हों, जिसमें मेयर सहित लोग मारे गए, जिनकी छवि बहुत अच्छी है। आप सोचिए कि अमेरिका में मेयर सहित लोगों की छवि बहुत अच्छी का मतलब यह है उनकी हत्याएं हो जाना, तो मैक्सिको की जनता क्या करेगी? मैक्सिको की जनता के अंदर आक्रोश था। ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप उधर से इस बात की घोषणा कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस विषय को घोषित कर चुके हैं राष्ट्रीय अपराध, और ये कह चुके हैं कि ये ड्रग्स का जो हमारे यहां का खेल है, फेनेटिक या जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो अगर यहां पर जारी रहा तो हम इनको आतंकी घोषित कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा परेशान डोनाल्ड ट्रंप दो बातों से, एक तो मैक्सिको का प्रभाव साउदर्न अमेरिका पर, दूसरा ये ड्रग्स का अमेरिका मैक्सिको से व्यापार। मैक्सिको सिटी उसका मेन अड्डा बना हुआ है, जो कि वहां की राजधानी भी है। ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा रहा है कि जो आक्रोश उभर रहा था उसको हवा पानी देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। उनके दोनों कार्य सिद्ध होंगे। एक तो मैक्सिको डिस्टर्ब होगा, दूसरा जो आंदोलन करने वाले साउदर्न अमेरिका के लोग हैं मैक्सिको के पक्ष में, जो पहले मैक्सिको हुआ करता था, तो वो आंदोलन भी दब जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो विस्तारवादी विचार के हमें शुरू से दिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का विचार बिल्कुल साफ, कनाडा को भी मिलाना है और इसे मैक्सिको को भी मिलाना है। हालांकि मैक्सिको कॉन्टिनेंट के उधर के उसके बाहर हो जाता है, मतलब मैक्सिको पर कब्जा करने का सपना सभी यूएस प्रेसिडेंट्स का रहा है, लेकिन मैक्सिको में जिस प्रकार से वहां के लोग आंदोलन में उतरते हैं या जो उनकी प्रवृत्ति है, इससे यूएस में मिलाना थोड़ा कठिन काम है। और यूएस के लाभ में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता पता नहीं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी ये करवा सकते हैं ताकि दुनिया का माइंड डाइवर्स हो जाए, और यूएसए के अंदर जो अभी आंदोलन चल रहे हैं जिसकी वजह से उनको $2000 पैकेज देना पड़ रहा है प्रति व्यक्ति को घाटे का, जो वहां महंगाई इस समय 50% के ऊपर क्रॉस कर गई है लगभग, वो महंगाई 300% तक महंगाई कुछ मामलों में पहुंच गई है टैरिफ गेम के बाद। उन सब से दिमाग हटाने के लिए ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप भी कर सकते हैं, और ये भी संभव है कि वहां लोकल में इसका बड़ा प्रभाव हो, और ये भी संभव है कि मैक्सिको वाकई में, मैक्सिको जल तो रहा है इसमें कोई शक नहीं, और ये भी संभव हो सकता है कि मैक्सिको के लोग अब तंग आ चुके हैं। क्या करें, किसके खिलाफ करें, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि उनके राष्ट्रपति के ऊपर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं।